हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, और साथ के साथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रीवियस ईयर की जितनी प्रॉब्लम्स है उन सबका वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर डिटरमिनेंट का थ्योरी, और उसका लेक्चर 3 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा हुआ है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख ले, जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा वो डिटरमिनेंट्स आता है, अगर उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज सीखना है, जैसे इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो चाहे तो डायरेक्ट इस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम सारी प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करने वाले हैं। तकरीबन 10 से 12 प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, और सभी प्रॉपर्टीज को हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो कंप्लीट आप इसे देखना। ठीक है, और हर प्रॉपर्टी को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 1, तो प्रॉपर्टी 1 क्या होता है कि बाई चेंजिंग ऑल द रो, बाई चेंजिंग ऑल द रो into column और column into row, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या रहेगा, अगर मान लो कि जितने भी और कोई भी डिटरमिनेंट्स है हमारे पास में, अगर उसके हम सभी रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या फिर सभी कॉलम्स को अगर रो में कन्वर्ट कर दें, तो इससे होता क्या है कि जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक बात करूं कि मान लो कि हमारे पास में एक डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अगर ये डिटरमिनेंट है, तो अगर इसके सभी रो को अगर मान लो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, ध्यान रखना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से बना देते हैं। तो इससे होगा क्या कि डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यों चेंज नहीं आएगा, चलो इस बात को भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो मैंने आपको लेक्चर 2 में डिस्कस किया हुआ था डिटरमिनेंट के वैल्यू को। अगर मान लो आप डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करते हो, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करोगे तो A1 इंटू दिस टर्म आप लिखोगे, मतलब इसका माइनर ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कुछ ना कुछ एक टर्म आ जाएगा। और फिर अगर मान लो कि मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ था, डिटरमिनेंट की वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मान लो आपने क्या किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू, मुझे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और मैंने क्या किया, इस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो A1 इंटू अगर मैं क्या लिखूंगा, इसका जो माइनर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो A1 इंटू यही सेम टर्म्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, A2 के साथ जब आप B1 के साथ में आप यहाँ पर लिखोगे माइनस B1 इंटू आप लिखोगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब सिमिलरली आप B1 के साथ में यहाँ पर भी आप एक्सपेंड कराओगे, तो इस रो और कॉलम को आप छोड़ दोगे, तो इस रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो अगेन कितना आ रहा है, A2 आ रहा है, C2 यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर देखो A2 C2 आ रहा है, और A3 C3 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, इस रो और कॉलम को हमने हटा दिया तो A3 C3। ठीक है, तो स्टूडेंट होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। वेल, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि अगर सभी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या फिर सभी कॉलम्स को अगर हम रो में कन्वर्ट कर दें, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या है, if any two row और कॉलम, ये जो बातें अगर रो पे एप्लीकेबल हो रही है वो सभी बातें कॉलम पे भी एप्लीकेबल रहेंगी, आपको इस बात को ध्यान रखना है। इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हैं, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसे होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट हमने लिखा a1 b1 c1 यहाँ ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने अल्फा बीटा गामा, और अगेन हमने यहाँ ले लिया अल्फा बीटा गामा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, दो रो एक जैसी आ रही है, दो रो एक जैसे आ रही है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका आप रीजन भी समझ सकते हो। रीजन क्या रहेगा, अगर मान लो आपने क्या किया, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपेंड करते हो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेंड किया तो a1 इंटू ये माइनर आप लिखोगे, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो बीटा गामा माइनस बीटा गामा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आप माइनस v1 लिखोगे तो फिर यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा आएगा, अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एनी टू रो या फिर एनी टू कॉलम्स कैसे हो, अगर आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको ये बात क्लियर है ना। नाउ एक और बात आप समझो कि ये कहीं पर भी हो सकते हैं, रो और कॉलम के बारे में बात करें। जैसे मान लो मैंने एक और डिटरमिनेंट ले लिया डेल्टा 1 के नाम से ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर ले लिया अल्फा बीटा गामा, और मैंने यहाँ लिख लिया a1 b1 c1, और अगेन मैंने यहाँ लिख लिया अल्फा बीटा गामा। तो अब ध्यान से देखो ये दोनों कॉलम कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो, प्रूव करना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इस कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, और मैंने आपको लेक्चर 2 में ये सिखाया हुआ है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने ये बात समझ लिया प्रॉपर्टी 2 में कि अगर डिटरमिनेंट की कोई भी अगर दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा होता है, जीरो होता है। ठीक है, नाउ आगे एक और इसी प्रॉपर्टी का मैं एक और हिस्सा डिस्कस करता हूँ। प्रॉपर्टी 3 के नाम से बोल देते हैं हम, या फिर प्रॉपर्टी 2 का हम एक और पार्ट कह देते हैं ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 का एक पार्ट बोल देते हैं। राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत करता है स्टूडेंट, लिखने में समस्या है, बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं जाती। प्रॉपर्टी 2 का हमने एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टी 2 क्या है, प्रॉपर्टी 2 का एक और पार्ट हमने जो डिस्कस किया, इसमें क्या है, इफ एनी रो और कॉलम के बारे में हम बात करें, एनी रो और कॉलम, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ other row or column, ठीक है, then value of determinant will be जीरो। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी 2 का हमने एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पर लिख लिया। अब वो जीरो कैसे रहेगा, इस बात को भी आप समझो। पहले तो प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। मान लो कि डिटरमिनेंट हमने ले लिया, मान लो a1 b1 c1, ठीक है, इसके एलिमेंट्स सेकंड रो ले लिया अल्फा बीटा गामा, और थर्ड रो को मैंने कुछ ऐसे लिखा k अल्फा k बीटा और k गामा। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी 2 का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम जो कहें कि अगर मान लो कोई भी रो या कोई भी कॉलम है, अगर वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, इज ए मल्टीपल ऑफ अदर रो, इज ए मल्टीपल ऑफ अदर रो, देन वैल्यू डिटरमिनेंट कैसा होगा, जीरो होगा। जैसे मान लो इस रो के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो रो है और ये जो रो है, ठीक है, तो थर्ड रो के बारे में अगर हम बात करें, जो थर्ड रो है वो कैसा है, R2 का कैसा लिखा हुआ है, k टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब उसका k का मल्टीपल यहाँ पर आ रहा है। तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कैसे जीरो होगा, इस बात को आप आसानी से समझ सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको जब आप एक्सपेंड करोगे सॉरी, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो अगेन क्या बनेगा, k बीटा गामा माइनस k बीटा गामा बनेगा। तो इसका वैल्यू मतलब उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप सभी के साथ करोगे तो ऐसे फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको प्रॉपर्टी 2 क्लियर है, प्रॉपर्टी 2 कंप्लीटली क्लियर है ना। इसी अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 3 डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ all the element of any row or column, ठीक है, आर जीरो, ठीक है, अगर all the element of any row or column are zero, then
देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर मान लेते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, मान लो इसके एलिमेंट ले लिए 0 0 0, यहाँ पर ले लिया इस रो के एलिमेंट, और यहाँ पर हमने ले लिया अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 इसके एलिमेंट्स ले लिए। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको निकालना रहेगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कितना आएगा, वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि आप इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड कराओगे जीरो इंटू आप ये वाला माइनर जब आप लिखोगे तो फाइनली कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है। फिर माइनस जीरो इंटू आप ये वाली टर्म्स लिखोगे तो अगेन जीरो हो जाना है, मतलब फाइनली ये जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमें क्या प्रॉपर्टी थ्योरी में हमने क्या सीखा हुआ है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसके कोई भी रो या कॉलम के अगर सभी एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टी 3 क्लियर है। नाउ प्रॉपर्टी 4 नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, इफ एनी डिटरमिनेंट is multiply by a non-zero number मान लेते हैं k, then it will multiply to any row or column। मीन्स प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर आपने क्या किया उस डिटरमिनेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई किया, तो वो नंबर जो k होगा वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे मान लो कि डिटरमिनेंट हमने यहाँ ले लिया, मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट हमने लिया डेल्टा इक्वल टू ले लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो गया डेल्टा। अब मैंने क्या इसको किसी k नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो k टाइम्स ऑफ डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि प्रॉपर्टी 4 ये कह रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो नंबर होगा वो किसी भी रो में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर आप चाहो तो किसी भी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है, सेकंड के अंदर हो सकता है, या फिर थर्ड कॉलम के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा दिया k1 kb1 और kc1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a2 b2 c2 और ये हो जाएगा a3 b3 और c3। ठीक, अगर आप चाहो तो इस k नंबर को हम चाहें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सेकंड कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, a1 a2 a3 तो यहाँ लिखा हुआ है। नाउ kb1 kb2 और kb3, नाउ c1 c2 और c3। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको प्रॉपर्टी 4 क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी 4 में क्या बताया गया है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट को इफ एनी डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर k देन इट विल मल्टीप्लाई टू एनी रो ऑफ कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और सिमिलरली इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लो आपको डिटरमिनेंट के अंदर से अगर आपको कुछ कॉमन लेना होता है तो कॉमन लेते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप क्या कर सकते हो किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको अगर इसको k को बाहर निकालना रहेगा तो इस रो में k कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ से k कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि एक्चुअली ऐसा पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, तो कुछ समझना बहुत ही आसान सी बात है। आप चाहे तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, a1 इंटू है ना फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपेंड कराओगे तो b2 इंटू c3 कुछ ऐसा लिखोगे, b2 c3 हमने लिखा, फिर माइनस हमने लिखेंगे b3 c2। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसा आप लिख दोगे। अब आप चाहो तो देखो इसकी बात करते हैं हम, k डेल्टा जब k से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, आप चाहो तो इस रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। इस रो के अकॉर्डिंग जब आप एक्सपेंड कराओगे तो कितना बनेगा, k a1 बनेगा, अंदर कुछ ऐसे ब्रैकेट आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ k a2 आप कुछ ऐसे लिखोगे, k b1 आप लिखोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो ओवरऑल से आप चाहो तो k कॉमन आ रहा है, फिर k को मैंने यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, प्रूफ के बारे में तो फिर भी हम इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि मेनली तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 भी हमें क्लियर हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5 की तरफ। ना प्रॉपर्टी 5 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी 5 में क्या है, इफ एनी टू adjacent row of column, if any two adjacent row of column are interchanged, अगर उसको हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज बाय माइनस साइन, ठीक है। या फिर इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगा बट इट साइन चेंज, और उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी 5 को अच्छे से और समझ लेते हैं कि, और इसका हम जनरलाइज फॉर्म भी देखेंगे। मान लो कि एक डिटरमिनेंट हमने ले लिया डेल्टा, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा है गड़बड़, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब हमने क्या बताया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या बात की है कि अगर मान लो कोई भी दो एडजेसेंट रो, एडजेसेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, एडजेसेंट रो या कोई भी दो एडजेसेंट कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो, जैसे मान लो आपने इन दोनों को आपने इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने से होगा क्या कि आपने जब इंटरचेंज करोगे तो ये वाली रो, तो ये वाला कॉलम तो इधर आ जाएगा B1 B2 B3, और यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3, और यहाँ C1 C2 C3, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा। इस डेल्टा का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन माइनस टाइम्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए भी कोई ऐसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो मान लो कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आपने एक्सपेंड कर दिया इसको, है ना, ठीक है। या फर्स्ट रो की जगह आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप, सॉरी, इस कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करिए, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करो, इस कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करिए, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक। या फिर आप चाहो तो देखो, इसमें हमने एक बात की कि किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को हम एडजेसेंट रो या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या होता है, माइनस साइन का चेंज आ जाता है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में हम देखो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी थी इसमें तो हमने क्या किया था, तो एडजेसेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एडजेसेंट्स रो के बारे में। जनरल फॉर्म में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी रो को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, रो के अंदर ही किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से आगे से इंटरचेंज कर सकते हो ना, इंटरचेंज, नॉट इंटरचेंज, शिफ्टिंग करना, मतलब किसी कॉलम को हम कहीं पे भी जाके शिफ्ट कर सकते हैं। पहले इस बात को अच्छे ढंग से समझते हैं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म को आप समझ सकते हो, एक बार हम कहेंगे रोल ओवर करना, है ना, रोल ओवर, रो और कॉलम का रोल ओवर, ठीक है। मीन्स इफ एनी रो और कॉलम, मतलब बात क्या चल रही है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए, इफ एनी रो और कॉलम be passed over p lines, then value of determinant will be minus 1 power p times of original determinant। ओरिजिनल डिटरमिनेंट का कितना हो जाएगा, वो माइनस 1 पावर p टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए ध्यान से कि ये प्रॉपर्टी तो हमने लिख लिया कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं कि हमने डिटरमिनेंट डेल्टा यहाँ ले लेते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट ले लिया 1 1 1 1 यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ हमने लिया x y z और w यहाँ ले लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और w स्क्वायर,
और हमने यहाँ किया एक्स क्यू, वाई क्यू और जेड क्यू और डब्ल्यू क्यू। ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट आ गया। ठीक, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कोई भी रो या किसी भी, एक बार ध्यान से पढ़ो, इफ एनी रो ऑफ कॉलम बी पास्ड ओवर पी लाइंस, मतलब पी लाइंस के ऊपर हमने उनको पास किया, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी -1 पावर पी टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओरिजिनल डिटरमिनेंट का ऐसा रहता है, -1 पावर पी टाइम्स हो जाएगा। इस बात को मैं समझो कि मान लो कि मैंने क्या किया, इस वाले कॉलम को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, हम शिफ्ट कर रहे हैं ना कि इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसको मैंने अगर यहाँ शिफ्ट किया तो शिफ्ट करते टाइम फिर क्या रहेगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 1 तो यहाँ आ गया, जेड यहाँ आ गया, जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और जेड क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कि ये वाला पार्ट तो हमारे पास यहाँ से खाली हो गया, ये वाला पार्ट अगर खाली हो गया और हमने इस साइड जाके शिफ्ट किया हुआ है, तो आप क्या कराओगे, इन दोनों पार्ट्स को आप इधर की तरफ मूव करा दोगे, दोनों पार्ट्स में दोनों कॉलम को यहाँ मूव कर दोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया इस तरह से, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, 1y वाई स्क्वायर वाई क्यू यहाँ पर आ जाएगा और 1 जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाहर कितना आ जाएगा, -1 पावर। अब बात आती है कि हम कितनी लाइंस ऊपर गए। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, तो हमारे पास कितने सारे जो कॉलम्स है इधर शिफ्ट हो रहे हैं, 2 कॉलम ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम बात करें कि इस लाइन को जब हम लेके गए तो कितनी लाइंस के ऊपर लेके गए, 2 लाइंस के ऊपर लेके गए, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है, लाइन इन द सेंस कि या तो वो रो हो सकता है या फिर वो कॉलम हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। एक्चुअली इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी सीखा हुआ था, एक्चुअली उसी का एक जनरलाइज फॉर्म है। कैसे, अगर आप इन दोनों एडजेसेंट को इंटरचेंज करते हो, इन दोनों को जब इंटरचेंज करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू आ जाएगा, यहाँ 1 वाई वाई स्क्वायर वाई क्यू आ जाएगा, मतलब बाहर एक माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, यहाँ आ गया 1 जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कराया फिर 1 जेड वाले पार्ट को ना, तो यहाँ तो बन जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू और यहाँ आ जाएगा 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात ये क्लियर है ना। अब चाहो तो इस रो के अकॉर्डिंग से मान लो, चलो आपको कभी कई बार ऐसा रहे कि इस वाली रो को आपको यहाँ ले जाना पड़े, है ना, प्रॉब्लम में अगर जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या किए, इस वाली लाइन को लेके गए, कितनी लाइन ऊपर लेके जा रहे हैं हम, 3 लाइन ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि जब आप इसको यहाँ लेके गए, आपको कितने कॉलम्स को, कितनी लाइंस को नीचे शिफ्ट करना है, 1 2 3 लाइंस को नीचे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन को जब नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो -1 पावर 3 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ तो पहुंच गया 1, सॉरी यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू और डब्ल्यू क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पहुंचा दिया। अब 1 1 1 यहाँ आ रहा है तो इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, 1 1 1 एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्लियर है। तो जनरल फॉर्म रोल ओवर करना, मतलब किसी भी लाइन को हम किसी से रोल ओवर कर दिया, यहाँ पर लेके चले गए। ठीक, तो स्टूडेंट ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी नंबर जो 5th है, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट्स रो को अगर कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाता है, और इसका एक जनरलाइज फॉर्म भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर नहीं भी है तो अगर आप इनको थोड़ा बार बार देखना, आसानी है, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे ना। नाउ प्रॉपर्टी 6 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या रहता है ना, इसको आप ध्यान से समझो। इफ एनी 2 रो or column, if any 2 row of column are sum of 2 element, if any 2 row of column are sum of 2 element, then determinant can be written as a sum of can be written as a sum of 2 determinants। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कोई भी डिटरमिनेंट है, उसके कोई भी 2 रो या कॉलम अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट है,
तो इन दैट केस उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप समझो कि एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया, इसके एलिमेंट्स लिए A1 अल्फा 1, नाउ B1 C1 मैंने यहाँ लिखा, नाउ A2 अल्फा 2 B2 C2, A3 अल्फा 3 B3 और C3। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो कॉलम है ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है। सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, अब इसको ब्रेक कैसे करना है आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले आप इसमें देखो कि इस वाले पार्ट में ही कैसा आ रहा है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स आ रहा है, तो मतलब मुझे इसी को ब्रेक करना रहेगा। ये दोनों तो अपने एडिटिव आ जाएंगे, ये दोनों एडिटिव आ जाएंगे, मींस B1 C1 B2 C2 B3 C3 यहाँ पर आ गया। सिमिलरली B1 C1 B2 C2 और B3 C3 यहाँ पर आ जाएगा ना। आपको उसको करना क्या है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है, इस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1 और यहाँ पे अल्फा 1। ध्यान रखना है आपको इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इस फर्स्ट कॉलम के बराबर आना चाहिए, A1 प्लस अल्फा 1। ठीक है, आप चाहो तो प्रॉब्लम में कई बार ऐसा हो सकता है आपको इस तरह से ब्रेक करने की जरूरत पड़े कि मैंने इसको यहीं ऐसे रहने दिया, A2 प्लस अल्फा 2 तो यहाँ रहने दिया और यहाँ 0 रह दिया। ठीक है, मान लो आपको ऐसे कुछ रहा कि आपने अल्फा 3 यहाँ पर लिख लिया और A3 हमें यहाँ लिखना पड़ा। तो जैसे भी हमें कोई ब्रेक करना पड़ता है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं किस तरह से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, बट जो रूल है वो इस तरह से कहता है। ठीक, तो स्टूडेंट आपको शायद ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब क्या रहा कि हमने क्या किया, इसको ऐसे एक्सपेंड करके मतलब ब्रेक कर दिया, सॉरी इसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको इसे ब्रेक करना रहता है तो जिसको ब्रेक करना है, जिस कॉलम को हमें ब्रेक करना है, जिस रो को ब्रेक करना है, उसी को हम ब्रेक करते हैं, बाकी दोनों को हम एज इट इज लिखेंगे और इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उस कॉलम या रो के जो एलिमेंट्स का समय कितना आना चाहिए, जैसे जिसको ब्रेक कर रहे हैं उसके सम के बराबर आना चाहिए। जैसे इन दोनों का आप सम करेंगे तो A1 प्लस अल्फा 1 आ जाएगा इस तरह से। और एक और बात, इसको अपोजिट भी आप ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको मान लो दो डिटरमिनेंट्स को ऐड करना है तो ऐड करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, कोई भी दो कॉलम या दो रो एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि इसमें बात करें कि दो कॉलम एक जैसे हैं, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट इन द सेंस कि ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, उन्हीं को ही बचे हुए वाले पार्ट को आप ऐड कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे ढंग से क्लियर है। ठीक है, तो राइटिंग पे आप मत जाइए क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़े टाइम में हो सकता है कि शायद ये सही हो जाए, जो मुझे थोड़ा सा इम्पॉसिबल नजर आता है। प्रॉपर्टी 6 क्लियर है, एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, अगर वो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है या सम ऑफ थ्री एलिमेंट्स भी बात कर सकते हैं ना, अगर मान लो कि इस तरह से है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो इस डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अगर थ्री एलिमेंट का सम है तो सम ऑफ थ्री डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसमें आप एक एग्जांपल ये समझो, मान लो कि हमने क्या किया, एक डिटरमिनेंट ले लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 और C1, A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2 C2, A3 अल्फा 3 B3 बीटा 3 और C3 ना। इसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ब्रेक करके आपको लिखना है डिटरमिनेंट के फॉर्म में और हर डिटरमिनेंट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो, मतलब सम ऑफ टू फॉर्म्स ना हो। तो देखिए आप कितने पार्ट में से ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि जो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक करना रहेगा तो इसकी वजह से दो डिटरमिनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने दो डिटरमिनेंट्स यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब इसकी वजह से दो डिटरमिनेंट्स जो आए उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग जब ब्रेक करेंगे तो सम ऑफ कितना आ जाएगा, टू डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम को हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैंने एज इट इज लिख दिया, P1 प्लस बीटा 1 B2 प्लस बीटा 2 और B3 प्लस बीटा 3 और यहाँ आ गया C1 C2 C3।
B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2 और B3 प्लस बीटा 3 और C1 C2 C3। आप अगर वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हो तो बाकी अदर कॉलम्स को हम एज इट इज लिख देंगे ना। अब इसको मैंने ब्रेक कुछ ऐसे कर दिया, मतलब थोड़ी सिमेट्री रख दी कि यहाँ पर A1 A2 A3 दिखा दिया और यहाँ पर दिखा दिया B1 B2 B3 दिखा दिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि इस डिटरमिनेंट को आप चाहो तो फिर से मैं ब्रेक कर सकता हूँ अकॉर्डिंग द सेकंड कॉलम, और अकॉर्डिंग द सेकंड कॉलम जब हम ब्रेक कराएंगे तो फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से भी दो डिटरमिनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब अदर कॉलम्स तो एज इट इज आने हैं, मतलब A1 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, A2 यहाँ आ जाएगा, A3 और C1 C2 C3 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली A1 A2 A3 तो हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ आ जाएगा C1 C2 C3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हैं तो अदर कॉलम्स को एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो अदर कॉलम्स को हमने एज इट इज लिख लिया। अब बाकी का जो सेकंड कॉलम्स है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, मान लो कि आपने यहाँ पे B1 लिख दिया और मैंने मान लो यहाँ बीटा 1 लिख दिया, कोई सिमेट्री का ध्यान नहीं रखा और यहाँ 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मान लो यहाँ B2 लिख दिया और यहाँ बीटा 2 लिख देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ मैंने बीटा 3 ले लिया और यहाँ पर हमने B3 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, है ना। अब हम चाहे तो इस वाले डिटरमिनेंट को भी सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉलम। इस कॉलम की हेल्प से इसको हम चाहे तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर दो डिटरमिनेंट्स आ जाएंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये आप अपने आप से कर लोगे। कर लो तो अच्छी बात है, आप ही के काम आना है सब। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी 6 को हमने यहाँ पे समझ लिया। प्रॉपर्टी 6 क्या था, कोई भी अगर डिटरमिनेंट है, अगर उसके जो कॉलम या रो के एलिमेंट्स अगर सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब इसके बाद हम एक एग्जांपल में यहाँ पर ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एग्जांपल में यहाँ लिख नहीं रहा, थोड़ा सा आप समझ ही लो। मान लो कि ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, ये क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, मतलब A1 प्लस अल्फा 1 के फॉर्म में है। ये मान लेते हैं सम ऑफ टू एलिमेंट्स है। मान लेते हैं A2 यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया बीटा 2 और बीटा 2 डैश ले लिया। और मान लेते हैं कि ये वाला जो डिटरमिनेंट्स है वो सम ऑफ 3 एलिमेंट्स है, A3 ले लेते हैं और यहाँ पे गामा 1 डैश और गामा 1 डबल डैश, इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो डिटरमिनेंट्स है, मतलब पूरा ये जो कॉलम है सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिखा हुआ है, सीसी सिमेट्री फॉर्म में ये वाला भी क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 एलिमेंट लिखा हुआ है, और ये वाला जो लिखा हुआ है सम ऑफ 4 एलिमेंट लिखा हुआ है। देन आपको क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट हैविंग सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट से सेंस क्या है उसको भी आप समझ लो, मतलब इस तरह का होना चाहिए A1 मतलब इस तरह के हर एक सिंगल से एलिमेंट्स हो उसके अंदर, कोई भी सम ऑफ टू एलिमेंट्स वाला फॉर्मेट ना हो, मतलब कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स आपको बनाने रहेंगे, ब्रेक करके तो कितने सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितना आ सकता है इस बात को आप समझिए कि अब देखो पहले के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो जब ब्रेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 2 डिटरमिनेंट्स बनेंगी, इसके अकॉर्डिंग 3 डिटरमिनेंट्स बनेंगे और इसके अकॉर्डिंग 4 डिटरमिनेंट्स बनेंगे, और एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है। तो टोटल डिटरमिनेंट्स कितने बनेंगे, 2 × 3 × 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 24 डिटरमिनेंट्स फॉर्म होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, वैसे चाहे तो मतलब ये मैंने आपसे पूछा है कि इन नट सेल कितना हासिल होगा, है ना। ओके स्टूडेंट, ना आगे मूव करते हैं, आगे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। 6 प्रॉपर्टी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी ना स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, इस वाली प्रॉपर्टी को आप थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी क्या है कि डिटरमिनेंट सेक्टर के अंदर काफी इंपोर्टेंट एक रोल प्ले करती है, मतलब एक अच्छी भूमिका निभाती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस वाली प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या रहेगा कि प्रॉपर्टी कहती है कि बाई अप्लाइंग रो ऑफ कॉलम ऑपरेशन,
रो और कॉलम ऑपरेशन बाय अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। तो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब बात ये आती है कि रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन से मेरा सेंस क्या है। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से आप उसको एग्जांपल से समझ लो। मान लो कि हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, इसके हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैंने क्या बताया, रो ऑपरेशन। पहले हम रो ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपने R1 में एक चेंज कर रहे हो, R1 में आपने चेंज करा है R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, मतलब R1 में जो R1 की जो एलिमेंट्स है उसको हमने क्या किया, R2 के जो एलिमेंट्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करा दिया। तो ऐड करने से होगा क्या कि एक डिटरमिनेंट हमारे पास बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B2 C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 और बाकी R2 और R3 अपने एज इट इज आ जाएंगे, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। इस तरह से आ गए। मतलब इस तरह के जो रो ऑपरेशंस था, मतलब R1 में हमने एक चेंज कराया, ये जैसे डिटरमिनेंट आ गया तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसा रहेगा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के सेम ही रहेगा। मतलब रो ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इस बात को आप समझ सकते हो सर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये क्या लिखा, सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है। ऐसा करने से आंसर क्यों नहीं चेंज हो रहा है ना, तो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिखा हुआ, इसको आप चाहो तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रो। तो इस रो के अकॉर्डिंग जब ब्रेक कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो सेकंड और थर्ड रो को मैं एज इट इज लिखूंगा। इसको जब मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पर सेकंड रो आ गया और थर्ड रो को एज इट इज आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर तो आप लिखोगे इसके अकॉर्डिंग A1 B1 C1, तो मैंने यहाँ लिख लिया A1 B1 C1। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ A2 2 टाइम्स ऑफ B2 और 2 टाइम्स ऑफ C2 आप लिखोगे। और ये क्या आप लिखा A2 B2 C2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब इसका मल्टीपल्स लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 0। फाइनली कितना आ गया हमारे पास, पहले वाला ही आ गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो गई। अब रो ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम कॉलम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो आपने आप चाहो तो ऐसा भी ऑपरेशंस लगा सकते हो, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस ऑफ R3। ऐसा करने से भी क्या होगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब रो ऑपरेशन। सिमिलरली आप चाहो तो इस बात को हम कॉलम के लिए अगर बोले तो कॉलम में भी आपने चेंज कर लिया, C1 में चेंज किया, मान लो आपने C1 माइनस C3 लगा देते हैं। ठीक है, मान लो आपने C2 में चेंज कर दिया, C2 प्लस C3 लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं रो ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस। अब आपको इस वाले पार्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तो नोट करके हमने एक बात तो ये ध्यान रखा कि while applying रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस, तो आपने इसे मान लो Ri इज इक्वल टू Ri में आपने चेंज किया, Ri इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Rj। तो आपको यहाँ पे जिस भी रो में आप चेंज कर रहे हो तो Ri में यहाँ पे तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स कभी भी R1 में आपने चेंज किया 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस ऐसे करके, तो इसको अभी आप अवॉइड करना रहेगा। मतलब आप कर सकते हो बट आपको कुछ एडिशनल पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो रो ऑपरेशंस, या फिर आप चाहो तो कॉलम के अंदर भी ये सेम सिनेरियो फॉलो होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये नोट कर लिया कि व्हाइल अप्लाइंग रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस, तो उस रो का जिस रो में हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। R1 में चेंज किया तो R1 प्लस, अब यहाँ कुछ भी मल्टीपल लगा सकते हो। ठीक है, R1 में कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो हमने इस बात का ध्यान रखा। सेकंड थिंग हम किस बात का ध्यान रखेंगे, अगर मान लो कि हमारे पास में जो डिटरमिनेंट्स है, इफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना है, n क्रॉस n का है, देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई n माइनस 1 रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ n-1 रो ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं। मतलब अगर मान लो डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, मान लेते हैं इसका 3 क्रॉस 3 है। ठीक है,
इसका ऑर्डर 3x3 है, तो आप चाहो तो एट ए टाइम आप दो ऑपरेशंस ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हो साइमल्टेनियसली। जैसे आपने एक ऑपरेशंस लगाया, मान लो कि R2 में आपने चेंज किया R2 माइनस R1, ठीक है। अब R2 को अभी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। अब R3 में आप ऑपरेशंस लगाओगे, अब R3 में ऑपरेशंस लगाओगे तब R2 को यूज नहीं करना है आपको ना। अब R3 में मैंने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस ऑफ R1, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या R2 में भी चेंज कर दिया और R3 में भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम दो ऑपरेशंस को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात थोड़ी समझ आई होगी, है ना। इस वाले पॉइंट को आप एक दो बार और अच्छे से समझना, एक दो बार और वीडियो को देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वैसे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी काफी बार यूज में होने वाली है, तो जिसको आपको अपने आप ही इसकी हैबिट हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी 7 हमें क्लियर है कि रो और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। और इसके रिगार्डिंग हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए था, इन दो पॉइंट्स का और ध्यान रखना चाहिए था। तो प्रॉपर्टी 7 काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आप थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है। वो भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी काम आता है, और ये थोड़ा सा कम ऐसे यूज रहेगा ना, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही यूज होना है। जैसे हम प्रॉपर्टी 8 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 8 में अगर हम बात करें, if any row of column becomes 0 by putting x equals to alpha, ठीक है। if any row or column become 0 by putting x equals to alpha, then we can say x minus alpha will be a factor of डेल्टा, डिटरमिनेंट का वो एक फैक्टर होगा। जैसे अगर हम बात करें, एक डिटरमिनेंट हमने ले लिया डेल्टा इक्वल टू कुछ ऐसे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिया x, यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ 3, या एक्स स्क्वायर लेते हैं, या 4 ले लिया और यहाँ 5 लेते हैं ना। मान लो x3 यहाँ पे लिखा और यहाँ 8 ले लेते हैं और यहाँ 7 ले लिया सपोज। अब इस डिटरमिनेंट के बारे में अगर हम बात करें, अगर इस डिटरमिनेंट में मैंने क्या किया, अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से होगा क्या, यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पुट करने से क्या होगा कि दो कॉलम अपने कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। अगर दो कॉलम अगर एक जैसे हो जाएंगे तो इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा कि इस डिटरमिनेंट का क्या रहेगा, दो कॉलम एक जैसे हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब x माइनस 2 क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का अपने आप में एक फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखो, एक्चुअली क्या है, डिटरमिनेंट के बारे में अगर आपने समझा होगा, डिटरमिनेंट क्या है कि जो उसको आप एक्सपेंड कराओगे तो फाइनली क्या है कि एक एक्सप्रेशन आने वाला है, मतलब x इंटू आप ऐसा कुछ लिखोगे, फिर माइनस 2 इंटू आपने कुछ ऐसे टर्म लिखा, फिर आपने 3 इंटू कुछ इस तरह से आपने टर्म लिखा, जब उसको आपने एक्सपेंड किया तो यहाँ एक एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखोगे तो एक क्यूबिक हो रहा होगा ना, अभी के हिसाब से हमने जो एग्जांपल ले रखा है ये क्यूबिक है। अगर इस क्यूबिक में अगर आप x बराबर 2 पुट करते हो तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके x माइनस 2 इस क्यूबिक का फैक्टर होगा, ठीक है, तो सही बात है। और एक्चुअली डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह के जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हमने क्या कर रखा है, एज ए डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रखा है। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रखा है तो इस बात को हम डिटरमिनेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 क्लियर हुआ होगा, थोड़ा इसको और ध्यान समझ लेना। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको देता हूँ, मान लो कि अगर x इक्वल टू अल्फा पुट करने पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि r कॉलम या फिर रो, r कॉलम और रो, ठीक है, एक जैसे हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस अल्फा पावर r माइनस 1, ठीक है, क्या होगा, या x माइनस अल्फा या x माइनस अल्फा पावर r माइनस 1 क्या होगा, उस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होगा। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म आपको बता रहा हूँ, ठीक। या फिर आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू जो अल्फा है वो उस जो डिटरमिनेंट है उसका r माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा।
तो इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा बाद में और भी अच्छे से समझ लेंगे जब हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बात को अभी आप हल्का हल्का इतना ध्यान रखिए ना। अगला एक और प्रॉपर्टी आप समझो, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये भी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड होती हैं, उनमें काम आता है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 9 है क्या, इफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट शॉर्ट में डीईटी, ठीक है, आर पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में अगर पॉलिनोमियल है देन डिटरमिनेंट विल बी ए पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, वो एक्स में एक पॉलिनोमियल होगा। सब इस बात को समझो ध्यान से। मान लो हमने डिटरमिनेंट ले लिया, इसके एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 + x, मान लो यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने -x ले लिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो आप। मान लो यहाँ पर 3x लिख लिया हमने, मान लेते हैं यहाँ पर x² -1 कुछ ऐसे लिख लेते हैं, और मान लो x पावर 50 + 1 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि डिटरमिनेंट के बारे में अगर बात करें, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे x में एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये डिटरमिनेंट अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल इन x है। x में एक पॉलिनोमियल है, अगर x में पॉलिनोमियल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, उससे कोई ना कुछ कांस्टेंट आएगा a0, कुछ ना कुछ x का टर्म आ रहा होगा, मान लेते हैं a1x है ना, कुछ a2x² मान लिया है ना, जो आ रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज a1 का, अगर मान लो x का टर्म नहीं आ रहा होता, a1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो। और ध्यान रखना, आपको इस वाले पार्ट पर काफी सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड है, मतलब डिपेंड करती हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये वाली टेक्निक काम आती है। अच्छा, सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल इन एक्स क्यों होता है, इसको समझिए। अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, मान लो आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो डिटरमिनेंट को, x इंटू, जब आप लिखोगे तो इस वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई कराओगे, इस वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब x में एक टर्म आ जाएगी, अपॉन में कुछ नहीं आ रहा होगा, -x² लिखोगे, ऐसे यहाँ पर भी एक टर्म आ जाएगा x² इंटू, आप लिखोगे दिस टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई सेपरेट करके यहाँ लिख दोगे, ऐसे कुछ है। सिमिलरली यहाँ पर 1 + x है, x + 1 लिख देता हूँ अभी, और ऐसे कुछ आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, ये क्या x में एक टर्म आ रहा है, कहीं भी कोई टर्म अपॉन में नहीं आ रहा, मतलब अपॉन में कोई टर्म नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्या है x में एक टर्म आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या था, अगर कोई भी एक इफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, आर पॉलिनोमियल इन x में एक पॉलिनोमियल होना जरूरी है, देन डिटरमिनेंट विल बी ए पॉलिनोमियल इन x, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, x में एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर स्टूडेंट, आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है ना। अब एक और पॉइंट आप ये समझो, इस बात को और समझिए। जैसे ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मान लो कि इस प्रॉब्लम किस तरह की बनती है, किस तरह का प्रॉब्लम क्या हो सकता है। मान लो कि इस वाले डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग मैं आपसे पूछूं कि फाइंड कांस्टेंट टर्म आप फाइंड आउट करो इन दिस डिटरमिनेंट। आपके पास सॉल्व करने के दो लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि आप इसको पहले एक्सपेंड करो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ एक्सपेंड करके लिख रखा है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, और एक्सपेंड करने के बाद में पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे और वहां से आप कांस्टेंट टर्म को ढूंढ लोगे। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, जो जनरली हम क्या करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। अब सेकंड वे क्या हो सकता है, उसको आप समझिए। सेकंड वे ये हो सकता है, मान लो कि भाई x में पॉलिनोमियल है, तो हमने मान लिया कि ये x में पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप समझो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर दिया। x बराबर जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ तो बन जाएगा a0, x इक्वल टू जब मैं 0 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा 0 0 1 2 3, 0 यहाँ से आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप चाहो तो इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी एक वैल्यू निकल आएगी, तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, तो क्योंकि डिटरमिनेंट का कोई ना कोई वैल्यू होता है, तो वैल्यू आ गया, तो a0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो वैल्यू आ गया। तो ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इस रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कराओगे 1 इंटू, आप इसको लिखोगे तो -2 इंटू 0 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया, -2 आ गया।
मीन्स ए नॉट का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। इट मीन्स कि इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 9 पे अच्छे से क्लियर हो गया ना। एक और लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, ये भी क्या है, एक एडिशनल रिजल्ट के तौर पर है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, अगर मान लो कि कोई भी एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मान लो कि डायगोनल एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे के अगर सभी एलिमेंट्स मान लो 0 हो जाते हैं, मान लो ये सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 3 लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिख दिया, या फिर मान लो 7 लिख दिया, ठीक है। तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स या फिर नीचे वाले एलिमेंट्स अगर कोई भी अगर 0 0 सारे अगर 0 0 0 हो जाए ना, इन दैट केस जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आएगा, मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? प्रॉपर्टी 10 भी आपको क्लियर है, मतलब एक एडिशनल एक रिजल्ट था जो आपको हमेशा ध्यान ही रखना चाहिए था। तो एक बार मैं आपको क्विक समरी में थोड़ा बताता हूँ। प्रॉपर्टी 10 ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 में पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 10 में 8 में हमने फैक्टर के बारे में बात करी थी ना, ठीक है। तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब थ्योरी वाला पार्ट अभी इसमें अभी नहीं है फिलहाल, अब वो बाद में आएगा। तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेक्चर को आप जरूर देखना, क्योंकि तभी ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज कैसे आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है, अगले लेक्चर में हम ये सब सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।